बहुत शुक्रिया मल्लिका। और लखनऊ को नमस्ते, और सुबह से ढेर सारा नमस्ते लखनऊ के साथ हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पीछे से कुछ, अगर मैं संख्या देख पा रहा हूँ, दहाई की संख्या में जो मोबाइल ऊपर हैं, वो से ज्यादा कर लीजिए। 2024 चल रहा है, साल ओलंपिक होना है। मनु देश के लिए ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। अगर आज फोटो नहीं खींचेंगे तो मेडल जीतने के बाद फिर कौन सी फोटो डाल पाएंगे। इसलिए खूब फोटो खींच लीजिए। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ संवाद के मंच पर बहुत बहुत स्वागत मनु। और जैसा मैंने कहा कि ये वो साल है जो कि उम्मीदों का साल है। 2024 में ओलंपिक होना है। एक ओलंपिक आप खेल कर आ चुकी हैं, उस माहौल को आपने जी लिया है कि वो माहौल कैसा होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि हम लोग कितनी उम्मीदें रखें और आपकी तैयारी कितनी है। मतलब हम तो पूरी उम्मीदें रख ही रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा ना कि वो फोटो खींचने लग गई है कि हम लोग वो सारी चीजें तैयार करें। लेकिन आपकी तैयारी किस स्टेज पर है, और खास तौर पर जो ढेर सारे बदलाव आए आप लोगों की तैयारियों में, खिलाड़ी के तौर पर कितनी तैयार हैं ओलंपिक के लिए इस साल, और उस पूरी प्रिपरेशन की अगर कोई इनसाइड स्टोरी, कोई ऐसी चीज जो आप शेयर कर सके, वो बहुत खास होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबको, एंड अमर उजाला स्पेशली फॉर हैविंग मी हियर। एंड ओलंपिक्स की जहाँ बात आती है, आई थिंक पूरा देश ही इकट्ठा हो जाता है। और पिछला ओलंपिक्स टोक्यो 2020 मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स था, और मैंने उस तरीके का प्रेशर कभी भी लाइफ में फेस नहीं किया था, क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि पूरा कंट्री आपको देख रहा होगा, पूरे देश के लोग आप पे आस लगाए बैठे होंगे। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और उसी चीज़ को टैकल करने के लिए मैं इस बारी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, जैसे मेंटल ट्रेनिंग, योगा में फोकस पे ध्यान पे काम करना, और बहुत सारी चीज़ों को मैं कोशिश कर रही हूँ जो पिछली बारी इश्यूज हुए हैं वो इस बारी ना हो। तो आई थिंक मेरे दिमाग में हमेशा अभी पेरिस 2024 ही चल रहा है। जब से टोक्यो 2020 ख़त्म हुआ है तब से ही मेरी नज़र पेरिस पे है। तो होपफुली आप सबकी दुआओं के साथ और मेरी मेहनत के साथ हम इंडिया का झंडा बहुत ऊंचा लहरा पाएंगे। ये जितनी जोर से बजेंगी, ये उतनी ज्यादा मेहनत हमारे लिए कर पाएंगी। थैंक यू, थैंक यू। जैसा आपने कहा कि आपकी नजर है, और आपकी नजर के तो हम सब कायल इसलिए भी हैं क्योंकि ढेर सारे खेलों के बीच में आपने वो ढूंढ लिया जहां आपको पहुंचना था। जब आपके बारे में पढ़ रहा था, और मैं शुरू करता हूं, मतलब हम में से कुछ लोग घर पर शायद लूडो और कैरम को जीतने के बाद बहुत खुश हो जाते होंगे कि आज हमने फैमिली ग्रुप में लूडो जीत लिया या कैरम जीत लिया। मनु के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो टेनिस इन्होंने खेला, स्केटिंग की, और जब मैं इनसे पूछा कि ये टेनिस और स्केटिंग कैसा रहा, एथलेटिक्स इन्होंने किया, तो इन्होंने कहा कि नहीं वो तो स्कूल में था। और तुरंत पता चला कि इनकी मम्मी सुमेधा भाकर जी सामने बैठी हुई हैं, और सबसे ज्यादा जो खुश चेहरा इस वक्त मौजूद है इस पूरे हॉल में वो सुमेधा जी का है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, वो सिर्फ एथलेटिक्स नहीं था। मेरी बेटी क्लास 4th में जब दौड़ी तो सेकंड आई, और इस बात से नाराज थी कि वो सेकंड क्यों आई, मैं तो फर्स्ट आ रही थी। तो वो पहली रन में जब मनु गई हैं तब से जो जीतना शुरू किया, और जिस बारे में मैं बात कर रहा था, उसके बाद बॉक्सिंग, कांठा जो कि मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, कबड्डी, कराटे, और ये सब वो खेल हैं जिसमें मनु ने स्टेट या नेशनल खेला है, मेडल जीते हैं। इनके घर की वो अलमारियों पे, वो शोकेस पे वो मेडल सजे हुए हैं। सवाल ये था कि जब इतना सारा खेल रही थी तो क्या बहुत जल्दी किसी चीज से बोर हो जाती है, जो आपको लगा कि एक गेम और बदलना है, और फिर शूटिंग पर आई, या फिर शूटिंग कैसे आपने खोजी, या शूटिंग की तरफ आप कैसे गई? ये बहुत ही फनी स्टोरी है। शूटिंग मुझे शुरुआत में ऐसे मिली कि मैं क्लासेस बहुत बंक किया करती थी, क्योंकि मैं सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। उसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, जो भी, वो सब मैं बंक कर देती थी, या फिर मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था क्योंकि मैं बोर हो जाती थी। तो जैसे ही मुझे क्लास से बाहर निकालने वाले होते थे, मैं खुद ही उठ के चली जाती थी कि सर मुझे वहाँ जाना है, या मैम मुझे प्लीज़ आप जाने दीजिए। और स्कूल में ही शूटिंग रेंज नई नई खुली थी, और कोई भी शूटिंग के बारे में नहीं जानता था। जब भी मैं इंट्रोडक्शन में बोलती थी कि मैं शूटिंग करती हूँ, या फिर मैं गांव में दादी को बताती थी कि मैं शूटिंग करती हूँ, तो बोलते हैं अच्छा कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है, या फिर किस चीज़ की शूटिंग कर रहे हो। तो मैं उनको बताती थी कि बंदूकें होती हैं, राइफल्स होती हैं, गोलियां होती हैं, वो करती हूँ मैं। तो बहुत ही फैसिनेटेड होते थे कि क्या बात कर रहे हो, वो भी लड़कियों का खेल है, मतलब वो तो बॉर्डर पे ही होता है सिर्फ। तो ऐसी मेरी शूटिंग की स्टोरी है, कैसे मैंने शुरू किया।
और वो बंक की क्लासेस लगभग 4 से 5 होती थी। तो उस समय मैं क्या करूं, तो मैं शूटिंग रेंज जाने लग गई। फिर कोच ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, तो ऐसे मैंने शूटिंग शुरू की। उससे पहले बहुत सारे खेल मैंने खेले हैं, उसके लिए मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा वो रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, माय मॉम स्पेशली। मम्मी ने हमेशा मुझे कहा है कि तुम्हें जो भी करना है वो आप करो, हम आपको ढूंढ के देंगे। मैं घर आके कहती थी कि मुझे आज कराटे खेलना है, मुझे प्लीज कराटे की अकेडमी ढूंढ के दो। तो वो लग जाते थे। मैं अभी भी उनको कहती हूँ कि मुझे वायलिन का टीचर ला के दो, मुझे वायलिन सीखना है। अभी उन्होंने परसों ही मेरे लिए टीचर ढूंढा है। तो आई एम रियली रियली हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल कि पेरेंट्स जब अपने बच्चे को इतना सपोर्ट करेंगे तभी उनके पास ऑप्शंस होंगे कि वो किस किस चीज़ में करियर बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो ले सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, स्पोर्ट्स आजकल कितना ज़्यादा प्रचलन में है। स्पेशली नीरज जी ने जब से मेडल जीता है तब से तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर करियर सोच रहे हैं लोग। मैं भी सोच रही हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। और शूटिंग की एक अलग बात यह है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट है। कोई चीटिंग नहीं है, किसी तरीके का पार्शियलिटी नहीं है कि ये हमारे स्टेट का है तो हम इसको नेशनल में जिता देंगे क्योंकि जूरीज उस स्टेट के हैं। तो ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी, जैसा मैंने बॉक्सिंग में देखा, मैंने कराटे में भी देखा। तो इसीलिए मुझे शूटिंग से बहुत लगाव हो गया और मैं शूटिंग से ही जुड़ी रही हूँ इतने लंबे समय से। एक और चीज़ मैं मेंशन करती हूँ प्लीज। ये जो स्पोर्ट्स हैं, कराटे या मार्शल आर्ट्स, ये शायद मैंने शुरू इसलिए किए क्योंकि मेरी लड़ाइयाँ बहुत होती थी स्कूल में। मैं बहुत लड़के आती थी। मेरा भाई मुझसे बड़ा है और उसके लिए मैं लड़ती थी कि इसको किसी ने कुछ कहा ना तो मैं मतलब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसको कुछ नहीं कहना। और मेरी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, इसी वजह से मुझे टारगेट रखा जाता था। प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता था कि तुम कितना लड़ती हो, इस एनर्जी को कहीं चैनलाइज करो। तो ऐसे मैंने कहा कि चलो मैं स्पोर्ट्स देख लेती हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स देख लेती हूँ। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मनु के जवाब में 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज के लिए खूब ताली बजनी चाहिए, वो ये कि जिस तरीके से माँ ने सपोर्ट किया, जिन्होंने कहा कि चाहे वो वॉलिन खोजने की बात हो, चाहे वो टीचर खोजने की बात हो, चाहे वो अकेडमी खोजने की बात हो। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी चीजें खोजी और फिर हम ढेर सारे मेडल खोज पाए इस देश के लिए। दूसरी 2 चीजें हैं, आप सभी अपने बच्चों को क्लास बंक मारने पर डांटिएगा मत, क्योंकि बंक मारने के बाद कोई गोल्ड भी ला सकता है। और एक और चीज, अगर बच्चे लड़ें तो डांटिए मत, लड़ाई के बाद उस ऊर्जा को चैनलाइज करने को कहिए, क्योंकि अगर वो सही जगह लड़ा जाएगा तो भी मेडल ला सकता है। और चौथी चीज ये कि बोर होना भी अच्छी बात है, क्योंकि बोर होकर आप स्पोर्ट्स बदलते हैं और फिर आप एक ऐसे स्पोर्ट्स पे पहुंच जाते हैं जहां हम सब उम्मीद एक और सोने की कर लेते हैं। वैसे 50 से ज्यादा सोना तो आप देश के लिए इंटरनेशनल इवेंट में जीत चुकी हैं। 50+ मेडल आपके इंटरनेशनल हैं, 70+ मेडल्स आपके नेशनल स्पोर्ट्स पे या नेशनल कॉम्पिटिशन्स में हैं। और 16 साल की उम्र में, मतलब ISSF वर्ल्ड कप में आपने जीता और भारत की सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी जिन्होंने गोल्ड जीता था उस चैंपियनशिप में। तो खूब खूब बधाई। और इसी क्रम में एक और सवाल जिस पर मैं आना चाह रहा था, अक्सर ये होता है, मतलब हम सबके शायद जिंदगी में होता है या करियर में होता है कि मान लीजिए मैंने कोई चीज शुरू की और मुझे उसमें कामयाबी मिल गई तो मैं उसको बेहतर करता हूं, मैं उसको और मजबूत करता हूं। आपको बॉक्सिंग में मेडल मिले, आपको कांथा में मेडल मिले, आपको कबड्डी में मेडल मिले, आपको कराटे में मेडल मिले, तो जब सफलता मिल रही थी तब भी क्यों छोड़ दिया? आई थिंक हम सब लोग इसमें विश्वास रखते हैं, डेस्टिनी जो वर्ड होता है, चाहे लव लाइफ का हो, चाहे करियर का हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमें सबको ये होता है कि मेरी डेस्टिनी में वो है या फिर मेरी डेस्टिनी में ये चीज करनी लिखी हुई है। तो मैं मानती हूँ कि मेरी भी डेस्टिनी थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बोर हो जाती थी। जैसे बॉक्सिंग का हर रोज का रूटीन सेम रहता था, हमारा कोच बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमें लिटरली हमें डंडे पड़ते थे अगर हम रूटीन से कुछ भी ढीले पड़ जाए, या फिर हमने उतनी स्किपिंग नहीं करी, उतनी रस्सी नहीं कूदी जितनी उन्होंने बोला था, या फिर उतने चक्कर नहीं लगाए। तो वो बहुत रोज रोज आप करके बोर हो जाते हो। और बच्चों की टेंडेंसी होती है कि अगर एक ही चीज आप उसको रोज खिलाओगे तो वो नेक्स्ट डे नहीं खाएगा। अगर उसको एक ही चीज रोज करवाओगे 1 साल 2 साल तक तो उसका मन भरने लगेगा कि नहीं मुझे कुछ नया दो, प्लीज मुझे कुछ नया करके दो या मुझे कुछ और चीज करनी है। तो वैसे ही मैंने बॉक्सिंग छोड़ के फिर मार्शल आर्ट्स शुरू किया। मार्शल आर्ट्स में स्टोरी मेरी ये रही
मुझे बहुत दिलचस्पी थी, पर उन्होंने कहा मेरे 2 साल के करियर के बाद, जब मैं 3 बारी नेशनल चैंपियन बन चुकी थी, एक ओपन और 2 स्कूल, उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को आज से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ दूसरी अकेडमी ढूंढ लीजिए, हम आप कल से आना बंद कर सकते हैं। तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ मुझे खेलने दीजिए, मैं किसी को कुछ हानि थोड़ी पहुंचा रही हूँ, मैं किसी को कुछ कह भी नहीं रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लड़कियों को नहीं खिलाएंगे, हम सिर्फ लड़कों का अकेडमी रखेंगे। तो वहाँ मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके बाद कभी भी ना उन सर से कभी बात हुई मेरी और ना मैं उस अकेडमी में कभी गई। फिर मैंने मम्मी को कहा कि प्लीज़ मुझे कराटे की अकेडमी को ला कर दो, मुझे वो करना है। तो उन्होंने 2-3 दिन में ही उन्होंने कर दिया। तो ऐसे शुरू हुआ। फिर कराटे करते करते मैंने शूटिंग शुरू किया और शूटिंग में मेरा नेशनल मेडल आ गया उसी साल। फिर मैं इंडियन टीम में आ गई, तो कराटे धीरे धीरे छूट गया। शूटिंग के जिस मेडल की आप बात कर रही हैं, 2017 का मतलब एक कंपटीशन है। 2017 के कंपटीशन में आपने हिना सिद्धू को हराया था। हिना सिद्धू वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी और उसके बाद शूटिंग एरिना में और उसके साथ साथ भारतीय खेलों में जिस तेजी से आपका नाम ऊपर गया, 50+ मेडल थोड़ी देर पहले मैंने बोला। मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन सा ऐसा मेडल है जो अभी भी अपनी पूरी जर्नी को लुक बैक करती हैं, पीछे पलट कर देखती हैं, आपको लगता है ये सबसे खास है? मतलब थोड़ी देर पहले हम स्टेज पर आने से पहले बात कर रहे थे तो उनकी मम्मी ने बताया था कि स्पोर्ट्स भूल जाइए, रीडिंग कंपटीशन में भी जीत कर आई थी क्लास 4th में शायद, और वो भी मेडल अभी तक संभाल कर रखा गया है। लेकिन आप जब पलट कर देखती हैं, कौन सा ऐसा मेडल है जो आपके लिए सबसे खास है? क्या इवेंट था और क्यों वो इतना खास है? मेरे लिए सबसे खास कॉमनवेल्थ गेम्स रहा है 2018 का, क्योंकि मैं सिर्फ 16 साल की थी और मुझे वैल्यू नहीं पता थी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे ही मैंने वहाँ गोल्ड जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड के साथ, और उस समय मुझे इतने सारे कॉल्स आए, इतने सारे लोगों ने मुझे विश किया, इतने सारे लोगों ने मुझे आके खुद बुके दिया कि आपने कितना अच्छा किया, आप सिर्फ 16 साल के हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि स्पोर्ट्स को कितना सेलिब्रेट किया जाता है, स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा सेलिब्रेटेड है, मतलब बेसिकली इंडिया में स्पेशली, क्योंकि कोई भी एथनिसिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर के लोग हों, जहाँ पे स्पोर्ट्स आ जाता है, जहाँ क्रिकेट का मैच आ जाएगा, वहाँ सब इकट्ठे होके किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी जगह पे सब इकट्ठे होके चीयर करेंगे, टीम इंडिया टीम इंडिया। बिकॉज सिर्फ टीम इंडिया मैटर करता है जब भी कोई स्पोर्ट्स लीग होती है या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट होता है। तो मेरे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे ज़्यादा वो रियलाइजेशन का मोमेंट था कि चलो स्पोर्ट्स इज़ अ बिग थिंग, मतलब मुझे ये करना चाहिए, आई रियली लव इट, मुझे इसी से थ्रिल्स मिलती हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए। बहुत आसान लग रहा है बगल में बैठकर सुनना कि अच्छा ठीक है, बोर होंगे तो दूसरा गेम खेल लेंगे, गेम खेलेंगे तो जीत जाएंगे तो थ्रिल आ जाएगा। इतना आसान होता नहीं है। और मुझे बताया गया कि लखनऊ और आसपास के कई, उत्तर प्रदेश के कई बडिंग शूटर्स अलग अलग एकेडमी के, वो भी आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब उस बात पर आते हैं कि जब आप एज अ प्लेयर तैयारी करते हैं, किन चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है? वही वाली बात की, सुनकर शायद लग रहा होगा ये बहुत आसान जर्नी होती है, लेकिन नहीं होती। वो जो ना दिखने वाला स्ट्रगल होता है वो क्या होता है? दिन के कितने घंटे लगते हैं, किस तरीके से वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस होती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्या अच्छा, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि भारत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या अच्छा हो रहा है? कल इसी मंच पर पीटी उषा जी थी और वो बता रही थी कि जब वो दौड़ती थी तो वो रेलवे ट्रैक के किनारे दौड़ती थी और वो रेल से रेस लगाती थी, क्योंकि उनके पास कोई स्टॉप वॉच लेकर खड़ा नहीं होता था। तो उनको एक चीज पता होती थी कि ठीक है, ट्रेन आएगी, स्टेशन के पास धीमी होगी, लेकिन धीमी होती ट्रेन की स्पीड इतनी होती है, मुझे इससे ज्यादा स्पीड मेंटेन करनी है। तो एक दौर इसी मन से हमने वो उस भारत का सुना जहां पर सुविधाएं नहीं थी। अब क्या अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी क्या चैलेंजेस होते हैं? एक प्लेयर के बनने की जर्नी क्या होती है? मैं मानती हूँ कि किसी भी प्लेयर की जर्नी उसके घर से शुरू होती है, उसकी पेरेंट्स से शुरू होती है, उसकी माँ से शुरू होती है। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि ठीक है, आप देखिए कितना डिफिकल्ट होगा कि मैंने नेशनल में अभी अभी मेडल लिया है किसी इवेंट में और मैं कल अपनी मम्मी को जाके कहूँ कि मुझे दूसरा स्पोर्ट खेलना है या फिर मुझे पढ़ाई करनी है या फिर कुछ और मुझे करना है, तो वो एकदम से होंगे कि अभी तो नेशनल मेडल जीता है, एकदम से क्यों चेंज करना है, क्या हो गया।
बट उन्होंने कभी भी क्वेश्चन ही नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बदलना है तो बदल दिया। और सबसे पहली जर्नी शुरू होती है पेरेंट्स से। कितना पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट कर पाते हैं, कितना टाइम उनको दे पाते हैं। बिकॉज आजकल की लाइफ में मैं खुद अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, वो चीजें बहुत धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं बहुत जल्दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स को अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए। नो मैटर आप कितने बिजी हो, आप कितना ज्यादा कुछ कर रहे हो, बट आप फ्यूचर जनरेशन को एक लक्ष्य दे रहे हो, आप उनको मोल्ड कर रहे हो। सो दिस वन वाज फॉर द पेरेंट्स। अभी इंडिविजुअल के लिए, एथलीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन। ठीक है, आप बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट जब भी आपके स्पोर्ट के ऊपर बात आती है या फिर आपकी पढ़ाई के ऊपर बात आती है, आपको डिसिप्लिन होना है। अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में तो यू हैव टू डू इट। इट्स नो अदर वे। यू कैन नॉट, कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते हो आपकी। मुझे उधर मेडल जीतना है, मैं इतना इतना करूंगा, अरे आज तो मन नहीं है, सुबह नहीं उठा जा रहा है, कोई बात नहीं, आज रहने देता हूँ, कल करूंगा, कल से करूंगा। कोई कल नहीं है। आपको इस चीज को पकड़ के रखना है कि अगर मुझे कोई चीज करनी है तो करनी है। अगर आपका दृढ़ संकल्प होगा तो आप धीरे धीरे, आपकी पर्सनालिटी मजबूत होगी। आप और स्ट्रगल्स को ऐसे मत देखिए कि अरे मैंने तो ट्रेन में ट्रैवल किया है, मैं मंदिरों में, जैसे पर्सनली मैं मंदिरों में रुकती थी पहले, इतना वो नहीं होता था। तो तुगलकाबाद में हाँ जी, तुगलकाबाद में एक मंदिर है, वहां मैं रुकती थी अपनी टीम के साथ, हॉल में ही चादर बिछाकर। तो अपनी स्ट्रगल्स को ऐसे नहीं देखना है कि मेरे पास पैसे नहीं थे या फिर मेरे पास सपोर्ट नहीं था। अपनी स्ट्रगल को ऐसे देखना है कि ये मेरी लाइफ की स्टोरी बनने वाली है। इमेजिन ये सिनेमा हॉल में चल रही है तो कितना कूल लगेगा कि यहाँ से उठकर इतनी अच्छी जर्नी से, इतनी मेहनत करके मैं इतनी दूर तक आया हूँ या आई हूँ। तो वो उस तरीके से आप देखिए, आप इंजॉय करिए हर एक मोमेंट को। अगर आप आज ट्रेन में हैं, आप कल फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो। संवाद के मंच की खासियत यही है। सुबह स्मृति ईरानी जी यहाँ पर थी, वो बता रही थी कि एक छोटा सा कमरा गुड़गांव के बाहर, जहाँ पर लॉन्ड्री वालों का वो कमरा, जहाँ से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और उनके परिवार वालों ने बोला कि ये घर खरीदना है, उन्हें ये जरूर कहा था कि इतना काबिल बन जाओ कि जहाँ कभी किराए पर रहे हो वो खरीदने की ताकत रख सको, लेकिन उन्होंने चलिए उसको नहीं खरीदा। जैसे आपने कहा कि मंदिर में रुकने को या लोकल ट्रेन में सफर करने को अगर आप उसको चैलेंज मान लेती या बोलते कि कितना स्ट्रगल है लाइफ में, तो शायद आप यहाँ नहीं पहुंच पाती। आप उस जर्नी मेकिंग को समझती हैं। जो आपने डिसिप्लिन की बात की थी, उस पर एक स्नीक पीक में अपने तमाम यहाँ जो हमारे दर्शक मौजूद हैं उनके लिए देना चाहता हूँ कि चीटिंग तो आप भी करती हैं। कल आपने रबड़ी जलेबी खाई, कितने दिनों बाद, कितना टेम्पटेशन होता है जो रोकना पड़ता है। और ये जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, इसी के लिए सवाल पूछना ज्यादा जरूरी था कि हम सबके लिए कितना आसान है ना कि अभी दोपहर को बाहर खाना लगा होगा तो पूरा खाना खाने के बाद मीठे के काउंटर की तरफ स्वाभाविक रूप से चले जाना, यहाँ कितना मुश्किल होता है? सी ऑनेस्टली मैंने बहुत लंबे टाइम से नहीं खाया था। जलेबी और रबड़ी आई थिंक हर एक इंडियन व्यक्ति के दिल में बसती है। और मैंने आखिरी बारी 2021 में शायद जब हमारा कैंप लगा था, उस टाइम पे मैंने खाया था, बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद। तो आई थिंक इतना थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए। बिल्कुल बनता है। मतलब हम तो वापस कहेंगे कि आप मेडल जीतेगा, आपका डिसिप्लिन अलाउ करेगा कि हम लोग दोबारा रबड़ी जलेबी खा सके आपकी खुशियों में शरीक होकर। और हाँ, जीतने के बाद तो आपके साथ भी वो खाई जा सकेगी। आप ही के सवाल के जवाब में जो आपने कहा था कि जर्नी किसी की भी स्टार्ट होती है परिवार से, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपकी माँ सामने बैठी हैं। एक और चीज मैं आप सबके लिए बता दूं कि शुरू में आप समझाती थी मनु को कि अच्छे से खेलना, थोड़ी बहुत डांट भी पड़ती थी कि समय पर सो जाना, समय पर पहुंच जाना, समय पर उठ जाना, वो डिसिप्लिन होता था। अब मनु ये वाला रोल थोड़ा सा प्ले करती है। डांट तो कोई भी नहीं पाता, लेकिन समझाने का कि मेरा गेम है, मैं खेल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अब ये पता चला है कि मम्मी को ज्यादा टेंशन होती है आपके खेल के दौरान, वो ज्यादा पैशनेट हो जाती हैं, वो ज्यादा जुड़ जाती हैं। ये रिश्ता कैसा चलता है, वो रिवर्स रोल प्ले कैसे आया? क्योंकि मैं भी जब आपसे बात कर रहा था तो वो कौन सी क्लास में कौन सा मेडल जीता, अरे आपको याद नहीं है, मैं बता रही हूँ, अरे उसने नहीं देखा है। तो जब आप इवेंट में होती है, मुझे लगता है आप तो फिर भी फोकस कर रही होती होंगी कि ठीक है वो 10+ का डॉट है, मुझे वहां पर एम करना है, वहां नाखून और दांत और वो हाथ और वो पैर वो ज्यादा हिलते होंगे। तो वो जरा बताइए कि वो होता क्या है? मुझे शुरू से ही डांट पड़ती आई है, मुझे अभी भी डांट पड़ती है, आज सुबह भी पड़ी
कि कितना लेट उठ रहे हो या फिर अभी ब्रेकफास्ट में ऐसे अनहेल्दी नहीं खाना है। मुझे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है टाइम से ना सोने पर। वो ऑलमोस्ट रोज का ही है कि टाइम से नहीं सो रहे हो या फिर फोन यूज कर रहे हो। मैं 10 मिनट भी ऊपर हो जाऊं ना, आई थिंक पूरा लेक्चर वेट होता है मेरा कि अभी अभी लेक्चर आएगा, उधर से मैं फटाफट फोन रख देती हूँ। तो आई थिंक ये इतना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को हमेशा होना चाहिए। तभी मुझे मुझे बहुत डांट पड़ी है बचपन से, बहुत। हर एक चीज में टाइम हो गया अकेडमी जाओ, टाइम हो गया होमवर्क कर लो, टाइम हो गया सो जाओ, टाइम हो गया खाना खा लो। तो आई थिंक ये छोटी मोटी चीज़ें हमेशा ही बहुत ज़रूरी होती हैं और हर एक पेरेंट्स को करनी चाहिए। इतना लिबरल नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से उठ जाओ, कोई बात नहीं आप आज पराठे खा लो। तो वो कभी कभी के लिए ही ठीक है। और जो आपने कहा कि रोल प्ले कैसे डिफरेंट हुआ, बचपन में मैं कहती थी मम्मी को कि मुझे वो वाली एकेडमी में जाना है, आप प्लीज़ मुझे वो एकेडमी ढूंढ के दो या फिर ऐसा कोई कोच ढूंढ के दो जो मुझे अच्छे से ट्रेन कर सके, मुझ में फेथ रख सके कि मैं कर सकती हूँ। तो वो लोग मम्मी ढूंढ के लेकर आती थी। मैंने जैसे मेंशन किया कि विद इन अ वीक, एक हफ्ता भी पूरा नहीं होता था, वो कहती थी कि ठीक है तुमको ये कोच चाहिए, वो रहे, उनके नंबर लो और इतने बजे से इतने बजे की क्लास है, स्कूल के बाद तुमको साइकिल लेकर जाना है उधर। और अभी मैं उनको कहती हूँ आप प्लीज़ रिलैक्स करो, अभी मैं 20-22 साल की हो गई हूँ, अभी मुझे पता है क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, मैं कर लेती हूँ, मैं अपना टाइम शेड्यूल फॉलो कर लेती हूँ, पर डांट तो अभी भी पड़ती है। मैंने अपने पिताजी को 3 इडियट्स दिखाई थी और कहा था कि देखो उसको अगर फोटोग्राफी करनी है तो फोटोग्राफी करने दो। और उसके बाद उन्होंने कहा था उसी फिल्म को देखकर कि देखो उसको पढ़ना है तो वो दूसरी क्लास में भी जाकर पढ़ सकता है। तो एक ही फिल्म को हर कोई अपने अपने नजरिए से देखता है और इसलिए मैंने सवाल पूछा कि मनु के शुरुआती जवाब सुनकर हर बच्चा बोल रहा होगा कि देखो क्लास बंक मारूंगा तो बड़ा बनूंगा, बोर होता रहूंगा तो बड़ा बनूंगा, मैं बार बार गेम चेंज करूंगा तो बड़ा बनूंगा। अब वाले जवाब के बाद सारी माएं बोल रही होंगी देखो डांट पड़ेगी तो बड़े बनोगे, टाइम से सोगे तो बड़े बनोगे, डिसिप्लिन रखोगे तो बड़े बनोगे। तो वो जो 50% दिखा था उसको पूरा करने के लिए सवाल बहुत जरूरी था। अब सवाल वापस शूटिंग की तरफ लाता हूँ। भारत में एक आमतौर पर मान्यता ये, हाँ हाँ प्लीज जी, मुझे ये चीज़ कहनी है कि आप अपने बच्चे को ये मत बताओ कि पढ़ो, आप उनको ज़रूरी वैल्यू बताओ कि क्यों पढ़ना चाहिए या फिर क्यों आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको क्यों किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आप उनको यूं मत कहो कि टाइम हो गया उधर जाओ। नहीं, मुझे हमेशा से समझाया गया था कि अगर आप 20-22 साल के होगे, आपको कुछ करियर चाहिए है तो आप क्या करना पसंद करोगे, आपको किस चीज़ में अपना करियर बनाना है, आप उसको उस चीज़ को उसके अंदर ही जागृत कीजिए कि क्यों ज़रूरी है हर एक चीज़, क्यों लाइफ में करियर होना ज़रूरी है, क्यों लाइफ में पैसे की क्या वैल्यू होती है या फिर रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए बड़े लोगों को। आप उनको डिक्टेट मत कीजिए कि नहीं उनके पैर छुओ, नहीं, आप उनको बताइए कि क्यों ज़रूरी होता है। बिकॉज बताने वाली चीज़ बंदा एक दो बारी में भूल जाएगा, बट अगर उसको समझ आ गई है तो वो पूरी लाइफ टाइम फॉलो करेगा। जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा वैल्यू बताई है कि क्यों आपको करियर बनाना चाहिए, क्यों आपको सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्यों आपको खुद के पैसे कमाने चाहिए या फिर खुद की रिस्पेक्ट कमानी चाहिए। तो अगर आप वो बताओगे तो बच्चा धीरे धीरे खुद सीख जाएगा, उसके बाद आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वैल्यूज सिखाइए, वो करियर खुद बना लेगा। टोक्यो ओलंपिक की एक घटना की बात करना चाहूंगा और वो इसलिए करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जो इसको देख रहे हैं और जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब जब जिंदगी में कुछ शुरू करते हैं कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी हमको गिरा देती है, हम असफल हो जाते हैं। शायद हमने सालों तक जिस चीज के लिए तैयारी की हो और कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक 1 साल लेट भी हुआ, तो सालों की तैयारी थी, प्लेटफॉर्म था, मंच था, लेकिन मनु के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पिस्टल में दिक्कत आ गई। हम सब ने वो तस्वीरें देखी कि हमको दिख रहा था कि रेंज में भारत का झंडा, क्वालिफिकेशंस के नंबर, राउंड के नंबर, कौन कहां पर है, और सडनली हम देख रहे हैं कि नहीं, वो पूरा फोकस करीब 6 मिनट के लिए इस पर था कि वो पिस्टल ठीक होने लगे। जिस पिस्टल से आपको वहां पर निशाना लगाना था उसमें खराबी आ गई, आपको वो रेंज में जहां जिस रो में आप खड़ी, आपको वो छोड़ना पड़ा, पिस्टल को देखना पड़ा। 6 मिनट में वो ठीक हुई, लेकिन कोई ग्रेस पीरियड नहीं देती है लाइफ और स्पोर्ट्स। 14 मिनट, वो 14 मिनट जो पूरे उस पिस्टल को ठीक करने के खराब हुए, लाइफ में कोई ग्रेस नहीं मिलता, ओलंपिक में कोई ग्रेस नहीं मिलता। आपके पास बचे कुल मिला के 36 मिनट
और शॉट्स लगाने थे 44, जिसमें आपको स्कोर करना था। 36 मिनट में 44 शॉट, यानी आपको 1 मिनट से भी कम मिला हर एक शॉट के लिए, जिसमें आपको निशाना लगाना है, एम करना है, ट्रिगर करना है। वो एक असफलता थी। लेकिन जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, जैसा मैंने कहा कि कई बडिंग शूटर्स यहाँ मौजूद हैं, आपने उससे कोप अप कैसे किया और क्या सीखा? टोक्यो के बाद मैं आई थिंक 2 महीने तो बहुत ही डिप्रेस थी। आई थॉट कि जहाँ मैं हर जगह गोल्ड जीतती हूँ, सिल्वर भी नहीं, ब्रॉन्ज भी नहीं, जहाँ मैं हर जगह गोल्ड जीती हूँ, मेरा लिखा ही हुआ है कि मैं जीतती ही हूँ, वहाँ पे मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। मेरी पिस्टल जो भी इश्यूज हुए, बट लाइफ थोड़ी खत्म हो गई। देयर इज नो एंड। मतलब ऐसे थोड़ी है कि वो लास्ट था मेरी लाइफ में, लास्ट मैच था या फिर लास्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। मैं और ऐसे मौके क्रिएट कर दूंगी, मैं और इतनी और मेहनत करूंगी, मेरे पास ये मौका हो सकता है फिर से आए, तो मैं क्यों गिव अप करूं। मैंने आई थिंक 1 महीना शूटिंग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था उसके बाद, ओलंपिक्स के बाद। और उसके बाद मैं रह ही नहीं पाई। मैं लिटरली जग, केटल होती है, केटल में पानी डाल के उससे ऐसे होल्डिंग करने लग जाती थी कि नहीं मुझे करना है, मुझे वापस करना है। तो अगर आपका कोई भी लाइफ में लो मोमेंट आता है, वो लाइफ का एंड नहीं होता है। आप वैसे अपॉर्चुनिटीज आप हैं तो आप और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को बना सकते हो। आप आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि एक बड़ी हार के बाद मैं गिव अप कर दूं। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं जीतने वाली थी और मैं नहीं जीती। नहीं, इट्स अबाउट यू, इट्स योर लाइफ। जैसे मैम ने मेंशन किया था, लाइफ इज प्रेशियस। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैं हार गया या फिर मेरा एक एग्जाम फेल हो गया तो मैं गिव अप कर दूंगा। नहीं, मेरी लाइफ, आई थिंक मेरी एज भी उस टाइम पे 19 या 20 इयर्स थी। तो मैं बहुत रोती थी उसके बारे में कि मेरी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई हाथ से, मैं आराम से जीत सकती थी और क्या से क्या ही हो गया। आई थिंक उस फेज ने मुझे बहुत सिखाया है कि कैसे हारने के बाद भी आप स्माइल करो, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है लाइफ में आपकी खुद की खुशी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप अगर खुद से खुश हो तो आप वैसी ही सक्सेस दोबारा रिपीट कर सकते हो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो जीतने के लिए। तो आप छोटी मोटी चीजों से नाराज मत हो, छोटी मोटी चीजों से या बड़ी चीजों से भी परेशान मत हो कि मेरा एंड ऑफ करियर हो गया। नहीं, देयर इज मोर टू इट, देयर इज मोर टू लाइफ। यू मस्ट बी हैप्पी, लाइफ इज प्रेशियस, डू नॉट गिव अप, कंटिन्यू करो। और भाई, दिस नॉट द एंड। हमको जब भी मौका मिलता है कि कोई भी, हाँ ये जोर से कर लीजिए, ये बहुत जरूरी होता है। हमको जब भी मौका मिलता है कि किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी से जो खास तौर पर खेल के क्षेत्र में है और उनसे बात करें, ये वाले सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि जब हमने सोशल मीडिया पर बताया कि मनु आ रही हैं और मैंने ये जिक्र आपसे किया भी था, तो कुछ सवाल इस तरीके के थे कि हार को कैसे कोई एकोमोडेट करता है, हार से कैसे स्पोर्ट्समैन सीखते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में तो शायद बड़े दांव सालों में एक बार आते हैं कि हमने कई सालों की मेहनत की, कुछ गिर गया, हम वो एक झटका नहीं सह पाते। और आप लोग, वो जो आपने कहा कि वो 1 महीने तक रोना भी आया, पिस्टल को नहीं भी छुआ, लेकिन 1 महीने के बाद वो तलब वापस मचने लग गई। आप जोड़ना चाह रही हैं? मैंने, आप ना ऐसी बुक्स पढ़ी है जो जैसे बायोग्राफी बुक्स है, मैं अभी हुसैन बोल्ट की पढ़ रही हूँ, और उनमें मैंने देखा है जितना वो हार कर इंस्पायर होते हैं उतना वो जीत से नहीं होते हैं। जीतने के बाद यूँ लगता है हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं जीत जाऊंगा, भगवान के ऊपर है। अच्छा दिन हुआ तो मैं जीत जाऊंगा, अच्छा दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट वो जैसे ही हारते हैं, उनको जितना इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वहां से मिलता है कि मैं ऐसे कैसे हार गया, मुझे अगली बार उस बंदे से जीतना है। हारने का मोटिवेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज यू कंपेयर टू जीतने का मोटिवेशन। तो अब अगर आप हार रहे हो ना, तो रिमेंबर हुसैन बोल्ट, ही इज द वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, नेवर कभी भी उनको हराया नहीं गया। तो आई थिंक ही इज अ लेजेंड, एवरीवन नोज ऑफ हिम, हुसैन बोल्ट, हु डजंट नो। आपने अपने जवाब में एक बात कही थी पिछले कि वही कि ओलंपिक में हार के बाद आपको लगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जहां भी जाती हूँ वहां तो सोना जीत ही लेती हूँ। उसकी एक छोटी सी कहानी, बेहतर होगा कि आप बताएं। पहला मेडल 25 मीटर में आपकी पिस्टल नहीं थी, वो आपकी अपनी पिस्टल नहीं थी वो। हम लोग सब
कितने बहाने दे देते हैं ना कि मेरी अपनी पिस्टल नहीं थी, उस पे हाथ नहीं जमा था, मुझे समय नहीं मिला था। मनु ने जो अपना पहला गोल्ड जीता 25 मीटर में, वो उस पिस्टल से जीता जो उनकी खुद की नहीं थी। तो पिस्टल किसकी थी, क्या कहानी थी, अगर थोड़ा सा वो आप बता पाए। शुरू में जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता है या फिर उतना फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं होते हो, तो बहुत सारे शूटर्स करते हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं कि आप रेंट पे ले लेते हो कि प्लीज़ आप मुझे इतने टाइम के लिए दे दो, मैं आपको इस तरीके से रीपे कर दूंगा या कर दूंगी, या फिर इतने पैसे ले लेना। और वैसे ही मैंने अपना पहला नेशनल खेला था रेंट पे पिस्टल लेकर। विनीत सर की पिस्टल थी, और वो अभी भी शूटिंग करते हैं। तो मैंने ऐसे पिस्टल ली थी और मैंने नेशनल खेला था। मुझे बकायदा ग्रिप तो बहुत दूर की बात है, मुझे पता भी नहीं था कि ट्रिगर कितना डिफरेंस होता है, 10 मीटर 25 मीटर में कितना फ़र्क होता है। और वैसे ही मैंने वहाँ से शुरू किया था, और धीरे धीरे जब तक अपनी खुद की पिस्टल नहीं आई तब तक मैं स्ट्रगल करती रही कि अच्छा ये ग्रिप है, थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे करके चला लूँगी। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है। और अगर आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उस चीज को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमेशा सबसे बेहतर संसाधन जरूरी नहीं होते, बिल्कुल। उन संसाधनों के साथ सबसे बेहतर तरीके से उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। वो आपने करके दिखाया, समय का इशारा है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा था कि कुछ बडिंग शूटर्स हमारे बीच में मौजूद हैं। हम एक दो सवाल उनके ले सकते हैं। मनु यहाँ मौजूद है, इस तरीके के इंटरेक्शन का आपको मौका मिले तो अगर कोई अपना सवाल लेना चाह रहा हो तो जरूर इशारा करिएगा, हम वो सवाल लेंगे। मैम की तरफ अगर माइक पहुंचे। पहले वहां पीछे दे दीजिएगा, जो जैसा मैंने कहा था कि जो बडिंग शूटर्स हैं अगर उनको वो इंटरेक्शन का मौका मिले वो ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो इनसे सीखना चाहेंगे। अगर हमारे पास अगर ऐसे ये फौज तैयार हो जाए तो हमको भी मजा आएगा वो मेडल टैली तिहाई में देखने की, भारत की। Good afternoon, ma'am. We are students of La Martiniere College. We are part of the shooting team, and we have a story similar to yours. हमने भी बंकिंग के थ्रू ही डिस्कवर करी थी शूटिंग। बंक करके मैं, हाँ, आप सवाल कर लो, मैं बताता हूँ आपको। And we have a shooting coach with here as well. My question to you is that when we are practicing, we're doing everything well. I was performing really well. I wasn't really facing any problems, but the moment I went to play the nationals, I started sweating. I had so many questions to myself. I was doubting myself. So how do I maintain my composure? And I'm pretty sure that I'm not the only one who's facing this problem. So how do we maintain our composure? अगर आप सवाल सुन पाए तो। शूटिंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों को कि सिर्फ खड़े होके गोली चलाना है। इट्स मोर मेंटल। आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटली होगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नो मैटर आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कितनी ज़्यादा आप में काबिलियत है, जब तक आप फोकस नहीं हो तब तक आप उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे जिस लेवल तक आप कर रहे हो ट्रेनिंग। और मैं कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत सारे ओपन कॉम्पिटिशन्स खेलो। ओपन कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे कोई बेट हो, जैसे आप अगर आपस में ही लगा सकते हो कि चलो मैंने 1000 रुपए की बेट लगाई है, मुझे इतना स्कोर करना है, या फिर ऐसा कुछ, या फिर स्कूल ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे कि असेंबली में या फिर सारे बच्चों को एज अ स्पेक्टेटर बिठाकर आपको मैच खेलना है या फिर आपको फाइनल खेलना है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा फील कर पाओगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, किस तरीके से आपका स्कोर टर्न आउट होता है। और एक और चीज़ है, आप ध्यान मुद्रास को प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप ध्यान पे फोकस करना शुरू करो कि आप मैक्सिमम टाइम तक आप कैसे फोकस्ड रह सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो। और एक और चीज़ होती है कि आप ट्रेनिंग वैसे मत करो कि जैसे ट्रेनिंग है, आप वैसे ट्रेनिंग करो कि जैसे मैच है। आप वैसे पढ़ाई करो जैसे आपका पेपर है, आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो आप वैसे ट्रेनिंग करो जैसे आप मैच में कैसे करोगे। मैं कभी कभी करती हूँ कि मैं नॉर्मली ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं एकदम से सोचूंगी कि ठीक है, अगर अभी मैच चल रहा होता और मुझे अगली सीरीज 98 की चाहिए होती तो कैसे सिचुएशन होता, क्या फिर क्या सब कुछ होता। तो मैं बेट लगा लेती हूँ कि मुझे अगली सीरीज 98 की मारनी है, नहीं तो मैं से 500 रुपए या फिर 1000 रुपए हार जाऊंगी। तो आप वैसे कर सकते हो। आपको प्रेशर सिचुएशन की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे शूटर्स की ये इश्यूज होते हैं कि हम ट्रेनिंग में तो इतना अच्छा कर लेते हैं पर मैच में वहां जाकर नहीं होता है। आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत होते हो। अगर आप अपने स्कूल के एरिया में आपको पता है कि मुझे ये सब चीजें करनी है, आपका रूटीन होता है एक, और जब आप बाहर जाते हो सेम रूटीन फॉलो कीजिए। आप डिस्ट्रैक्टेड मत होइए कि किसने क्या पहना हुआ है, कौन कितना अच्छा लग रहा है, या फिर कौन कितना बड़ा शूटर है, या कौन कितना अच्छा एथलीट है। नहीं, आप वहां आपके खुद के लिए हो, अपने खुद के ऊपर फोकस कीजिए। मेरे ख्याल से आपको आपका जवाब मिला होगा। हाँ मैम, आप। उत्कर्ष जी, वैसे तो आपने कोई सवाल छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं मनु जी आपको ये बताना चाहूंगी क्योंकि आप लखनऊ में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। यहाँ पर 7 नेशनल शूटर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने नेशनल्स खेला हुआ है और कुछ मेडल भी लेकर आए हैं। आज इन सब ने स्कूल मिस किया है और ये सब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इनके कुछ सवाल हैं, अगर कुछ सवाल बच रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरा बेटा भी नेशनल शूटर है एंड ही वन nationals at the age of 11 years 3 months, so he's very also nice. sitting here. Yeah, Congratulations. हेलो, मेरा नाम सौम्य कुशवाहा है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जब आप शॉट लेते हैं तो सभी के मन में एक वो रहता है थिंकिंग कि ये 10.9 जाएगा, ये हमारा शॉट कहाँ जाएगा। वो जो थॉट्स होते हैं ना, उसको कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मैं शॉट लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये प्रोबेबली 9.8 जाएगा, तो वो जाता ही है। तो वो थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें कि जिससे कि हम एक परफेक्ट शॉट ले सके। एक तो आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो आप प्लीज अपनी डायरी मेंटेन कीजिए। वो आपको एक रिकॉर्ड देगी कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट दिया है, या फिर जहां आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपने क्या क्या चीजें फॉलो की हैं। तो एक डायरी जरूर मेंटेन कीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स में हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में आप हो। दूसरी चीज, आपने कहा कि मैं सोचती हूँ तो 9.8 होता है, तो वो 9.8 ही हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है एक्चुअली, बट वो मोमेंट है जब आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप प्रोसेस से दूर जा रहे हो। मतलब आप अगर फोकस्ड ही नहीं हो कि मुझे मेरी चीज कैसे अच्छे से करनी है और आप रिजल्ट पे ऑलरेडी ध्यान दे रहे हो, तो पहले आप प्रोसेस करोगे, उसके बाद ही तो रिजल्ट आएगा। आप पहले कैसे सोच सकते हो कि मैंने 100% स्कोर कर लिया या फिर मैंने 100 की सीरीज मार दी। आपको पहले आपके प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरी टेक्निक है और ऐसे करने से मुझे एक अच्छा शॉट चाहिए है। वो चाहे 9.8 हो सकता है, चाहे 10.4 हो सकता है, बट आप जब तक अपनी टेक्निक नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तब तक आपको ऐसे ही रैंडम शॉट्स मिलते रहेंगे। तो आप फोकस करो प्रोसेस पे। जैसे गीता में भी कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वही है, आप अपना प्रोसेस करो। आप ये मत सोचो कि ये शॉट कहाँ जाएगा, आप सिर्फ अपना 100% दो कि मेरी टेक्निक ये है, मुझे ये फॉलो करना है। थैंक यू। और प्लीज आप मेडिटेशन शुरू कीजिए। हमारे इंडिया की ये सभ्यता रही है हमेशा से कि हम योगा में बहुत एडवांस्ड है, तो आप प्लीज उसका बेनिफिट उठाइए और आप योगा कीजिए। योगा, मेडिटेशन, फोकस। Good afternoon, ma'am. My name is Adamir Singh. My question to you is that when I take a shot, then there is a stress in my mind that it will go 8 or 10. So that's why my lack of confidence, my performance is not so better. So can you advise me for some motivation or how to achieve our goal? आई थिंक आपने अभी वही सवाल का जवाब दिया। सेम बात है कि बट ठीक है, देखो, आपको सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। आप बहुत यंग हो और आपके पेरेंट्स इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जहाँ नहीं होता है वहाँ बहुत डिसएडवांटेज होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हर समय फील करो। आप वैसा पोर्ट्रे कर सकते हो।
जैसे कहते हैं ना कि आप जो बनना चाहते हो आप उसका इमिटेट करो, आप वैसे हो कि मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ तो मुझे आज से शुरू करना चाहिए अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करने का, चाहे अंदर से आप फिर भी डरे हुए हो। मैं हमेशा नेशनल्स में अगर आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत कॉन्फिडेंट लगती हूँ, बट मेरी बहुत बारी फटी होती है। मैं बहुत बारी सोचती हूँ पता नहीं यार ये मैच कैसा होगा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, और मैं जैसे ही अरीना में घुसती हूँ सब लोग कहते हैं मनु भाकर, मनु भाकर। मुझे लिटरली सुनाई देता है अपने कानों में पीछे से कि लोग बोल रहे हैं। बट आपको वैसे ही रहना है जैसा आप हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपके आसपास की एनर्जी वैसे बनती है। अगर आप कॉन्फिडेंट, अगर आप ऐसे रहोगे स्लाउच करोगे कि पता नहीं यार मैच है कैसे होगा, आपके आसपास की एनर्जी वैसी होने लग जाती है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप फिर भी अपने आप को कोप अप कर पाओगे। और दूसरी चीज सेम, कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आप सिर्फ फोकस करो आपका प्रोसेस और सिर्फ आप, बाकी सब भूल जाओ कौन है कौन नहीं है। थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा मदद मिली होगी मनु इन सवालों के जवाब से, और खासतौर पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि समय का इशारा हो गया है। मैं सेशन को खत्म करूं उससे पहले सिर्फ दो चीजें। एक जो आपने कहा ये प्रोसेस वाली बात, और इस सारी प्रोसेस में ना हम लोग एक नाम या एक शख्स जिनको भूल जाते हैं वो है, हाँ मैं वो सवाल लूं पर मुझे लगता है एक सवाल जो मैं बहुत जरूर लेना चाहता हूं, मैंने सोच कर रखा था कि शायद वो इस आखिर दौर में आएगा, आपके कोच के बारे में बात होना। क्योंकि हम सबको वो व्यक्ति तो दिख जाता है जो तैयार हो रहा है, जो जिसने शोहरत पाई है, जो तैयार हो रहा है, लेकिन तैयारी करने वालों में पेरेंटल आपने बताया, घर का माहौल आपने बताया, आपके कोच जसपाल राणा अगेन किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन वो कैसे आपके पर्सनल कोच के तौर पर किन चीजों का ध्यान रख रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है? जी मैं मतलब आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको, जसपाल राणा। वो एक बहुत बड़े शूटर रह चुके हैं और काफ़ी लंबा उनका करियर रहा है। काफ़ी सारे मेडल्स उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने इंडिया के लिए जीते हैं। और उन्होंने मैं बहुत यंग थी जब उन्होंने मुझे पकड़ा था और मुझे तराशा था बेसिकली। मेरा कॉन्फिडेंस उनसे आता है। मैं आज भी कहती हूँ अगर मेरे कोच नहीं होते मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता। मैं मेडल्स जीत रही थी, अभी आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने उनके साथ दोबारा काम करना शुरू किया, और ओलंपिक्स के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली कुछ इवेंट्स की वजह से हमारा फॉल आउट हो गया था। बट मैंने लास्ट ईयर ही दोबारा उनसे जून में उनके साथ काम करना शुरू किया। और कुछ लोग होते हैं जिनको देखकर आपको कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कईयों के पेरेंट्स होते हैं, किसी का बेस्ट फ्रेंड होता है, किसी के फादर होते हैं, किसी का भाई होता है। मेरे वो कोच हैं। मैं जब भी उनको देखती हूँ ना मुझे ऐसे फील होता है कि चाहे कैसा भी हो, चाहे मेरा मैच अच्छा हो बुरा हो, चाहे मैं गोल्ड जीतूं, चाहे मैं फाइनल में नहीं आऊं, वो सब संभाल लेंगे। तो एक उस तरीके का बॉन्ड है हमारा कि वो मेरे गॉड फादर जैसे हैं, और मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ अब, कि जो भी वो कहें, जैसे भी वो कहे कि ये मैच खेलना है तो खेलना है, ये मैच नहीं खेलना तो नहीं खेलना। रोज सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, रोज योगा करना है तो करना है। तो दिस इज माई बॉन्ड विद हिम। हर अच्छी बातचीत वो होती है जिसमें बार बार ये इशारा किया जाए कि समय हो गया है, और मुझे लगता है कि ये उस बातचीत के क्रम को दिखाता है। और जानबूझकर मेरे पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने नहीं पूछे, ताकि एक वादा आपसे ले सकूं कि जब अमर उजाला संवाद का अगला मंच होगा तो मनु उन सवालों के जवाब देने के लिए फिर हमारा हिस्सा बनेंगी, और अगली बार हम ओलंपिक मेडलिस्ट उन मनु भाकर के साथ बात कर रहे होंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंच पर इस पूरे सेशन को खत्म करूं। सुमेधा जी मैं आपको बुलाना चाहता हूं क्योंकि आपकी एक हसरत है जिसके बारे में पब्लिकली बताना बहुत जरूरी है। सुमेधा जी की एक जिद थी कि मनु डॉक्टर बने। अब मनु क्लास बंक करते करते कराटे, कबड्डी, बहुत सारी चीजों को खेलते खेलते, मार्शल आर्ट करते करते शूटिंग में आ गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अब वो बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, बोली नहीं वो पीएचडी करवाएंगे उससे, स्पोर्ट्स में डॉक्टर तो लिखवाएंगे नाम के आगे। तो जो परिवार की अपनी जिद होती है वो भी पूरी होनी बहुत जरूरी है। और जैसा मनु ने भी कहा कि मेकिंग इन मनु में अगर कोई शख्सियत सबसे बड़ी है तो वो सुमेधा जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ढेर सारी क्लासेस इनको बंक करने दी, आपने हर वो एकेडमी इनको खोज के दी, आपने हर वो चीज पूरी की। और मनु इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है, हम बहुत जल्दी वो वायलिन वाला एक वीडियो देखना चाहेंगे जहां वायलिन बजाती हुई दिखाई दे हमको। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका भी स्वागत। और मल्लिका मंच पर आगे की तमाम कार्रवाई मैम प्लीज, और मनु से ज्यादा तालियां ताकि ये और डांट सके कि बेहतर मेडल की तैयारी हो। और वाकई में आज ये साबित हो गया है कि
फील्ड में जीतने से पहले हमें अपने मस्तिष्क में, अपने मन में अपनी एक जीत हासिल करनी होगी। और ऐसे पेरेंट्स के लिए भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए जो इतना सपोर्ट करते हैं एक आर्टिस्ट को, एक प्लेयर को, कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। और आज मनु का आभार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर कुछ खास हस्तियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट सुशील जी, यूनिट हेड लखनऊ, along with Tulika Rana from Amar Ujala, to please join us. And in order to express a humble gesture of gratitude, I request both of them. मलिका, एक गुस्ताखी, मुझे लगता है कि मनु के बारे में अगर एक लाइन आप ना बोलें कि आपके हिसाब से, हमने तो बेटी को सुन लिया, बेटी के हिसाब से माँ को सुन लिया, माँ के हिसाब से बेटी, अगर एक लाइन में, ताकि ये सेशन की पूर्णता हो जाएगी। जो आपको लगे, उसने जो जो बोला, सही बोला, गलत बोला, और क्या और कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक करना जरूरी है। ढेर सारी माएँ मौजूद हैं। आज के सेशन की खासियत ये है कि हमने उस आधी आबादी पर फोकस किया है, ताकि वो अपने घर में बच्चों से कैसे बात करनी है, कैसे ट्रीट करना है, और उनकी इच्छाओं को कितना पूरा करना है, कैसे पूरा करना है। आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे आप सभी? मुस्कुराते रहिए, और हम यदि स्वस्थ रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, तो हमारे घर अपने आप ही चहकते और महकते रहेंगे। बेटा भगवान ने जैसे शादी होते बेटा दे दिया था, तो मेरी यही तमन्ना थी कि मेरे घर में एक बेटी आए। मैं भिवानी कॉलेज में ओटी करती थी, तो भगवान ने मुझे सरप्राइज दिया कि बेबी आने वाला है। कॉलेज में अलाउड नहीं था एडमिशन की, ऐसे प्रेग्नेंट इसको एडमिशन नहीं देंगे, तो बहुत ऐसे चक्कर लगाए। इवन ये आ गई, मुझे पता नहीं था, 2 महीने से बाद में पता चला कि मेरे पेट में बेबी है। तो मैंने भगवान से मैंने ये कहा कि भगवान मुझे बेटी दे दो, क्योंकि मैं अपने बेटे को भी बेटी के कपड़े पहनाती थी, वो छोटा था तब। मुझे बेटी ही चाहिए, मेरे घर में लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि घर में बेटी होती है तो वो घर चहकता है। मैं देखती हूँ ये बाहर जाती है, बेटा घर पे रहते हैं, पति घर पे रहते हैं, तो घर में रौनक नहीं होती है। जब दोनों घर में रहते हैं तो हमारे घर में इतनी खुशहाली, इतने हंसते बोलते, हम पूरे दिन हंसते रहते हैं। तो वो चीज मैंने देखा, ये बाहर चली जाती तो मेरे घर की रौनक खत्म हो जाती। इसलिए हर घर में बेटी तो जरूर होना ही चाहिए। और कुछ मेरी बिल्कुल जैसे मैंने बहुत माऊं से ऐसे सुना है कि मेरे घर में मैं बेटी चाहती थी, लेकिन भगवान ने बेटी नहीं दी। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपके घर में बेटी के रूप में बहू आएगी, आप उसको अपने बेटी की जितना ही प्यार दीजिए। तो शुरुआत में बस यही था कि बस भगवान ने 2 बच्चे दिए, इनकी कोई ख्वाहिश है, मुझे इनकी मना नहीं करनी है। आज तक शायद जब से पैदा हुई है और अब तक हुई है, शायद आज तक इसने जो मांगा मैंने इसको शायद नहीं दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है मेरी लाइफ में। अभी तो एक सरप्राइज भी हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो अभी बताऊंगी नहीं, किसी भी वे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप एक बड़ा ही सरप्राइज हम आपको देंगे ओलंपिक के बाद में। ये इसको जो चाहत होती है इसकी, मुझे ये करना है, इसके लिए वो बड़ी तैयारी इसने कर रखी है ऑलरेडी, उसने तैयार कर लिया। बस वेट है कि ओलंपिक हो जाए, उसके बाद में हम अक्टूबर-नवंबर में आप लोगों के सामने वो एक शो रखेंगे और मनु उसको प्रेजेंट करेगी। तो बस आप लोगों से यही दुआएं हैं, और आप अपने बच्चों के साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ी थी, तो वो गुरुकुल के मेरे संस्कार थे। गुरुकुल में हमें इतना एक फौजी की जो लाइफ होती है उसी तरह से हमें मेंटेन किया जाता। तो सुबह 4 बजे उठो, रात को 10 बजे सो जाओ। मैंने स्कूल में भी 15 साल काम किया है। माइक पे जैसे मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन होता है, अंदर से नहीं बोल पाती हूँ, तो अपने आप को मैं आगे के लिए तैयार करूंगी कि कुछ बातें मेरे जहन में होती हैं, आप लोगों के समक्ष में वो प्रस्तुत करूं, ताकि एक माँ को हिम्मत मिले। मैं पढ़ी, ससुराल में आई गांव में, तो मुझे काम पे लगा दिया। तो मैं मेरे पति को बोलती थी, यार मैं भैंस का गोबर डालने तो मैं नहीं आई थी, मैं पढ़ी थी, कुछ मुझे करना है मुझे कुछ करना है, मैं ये काम में मुझे खुशी नहीं मिलती है। तब मैंने प्राइवेट एक कॉलेज ज्वाइन किया। उसके 6 महीने ही मेरा सिलेक्शन ओटी ओरिएंटल ट्रेनिंग, जो एक बीएड माफिक होती है, मेरे करते ही उसको बंद कर दिया था। तो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा ऊपर निकाला कि मुझे गांव में ही रह के ये सब चीजें नहीं करनी है। फिर स्कूल का प्लान किया कि एक स्कूल खोल लेते हैं, उसमें बच्चों को पढ़ा। प्राइवेट में तो ये था कि नहीं, प्राइवेट में जाएगी, थोड़े से पैसे देंगे, पूरे दिन ऐसे तुम्हें खींच के रखेंगे। तो फिर खुद का स्कूल खोलने का मन हुआ तो खोला। फिर मैंने वहां 15 साल मैंने मेहनत करी, बच्चों को वो मैंने सब दिया जो बच्चों को चाहिए होता था। आज ही बच्चे मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं जहां भी जाती हूँ बच्चे मुझे देखते हैं, आके मुझे मेरे पैर छूते हैं, तो एकदम ऐसे डर जाती हूँ किसने आके मेरे पैर छुए। मैम आप हमें भूल गए। मैं उनको बोलती हूँ, बेटा तुम लोग बड़े हो गए हो ना, तुम्हारी दाढ़ी मूंछ आ गई, मैं तो वैसी की वैसी रहूंगी, शायद मैं तुम्हें नहीं पहचान पाती। तो बस मेरा यही टारगेट है कि जहां भी हम जुड़े,
जहाँ किसी भी एक इंसान से भी जुड़ते हैं तो भी वहां अपनी छवि को छोड़ के आओ। तो मैं तो 1000 बच्चों से जुड़ी, वो बच्चे आज भी मुझे बड़ा याद करते। मैं स्कूल को छोड़ के आ गई, पेरेंट्स बोले कि आप नहीं है तो हमारे बच्चे भी स्कूल में नहीं आएंगे। तो बच्चों से जो दिल से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा यही है कि मैं अभी अपनी, जैसे बच्चे बड़े हो गए, बोलते मम्मी आप कुछ करो, तो दोबारा से फिर मैं स्कूल में बच्चों से जुड़ूंगी, उनको अपनी संस्कृत की जो मेरी पढ़ाई है, जो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, मेरा ज्ञान है वो देना चाहती हूँ, वो उन तक पहुंचा पाऊं, ताकि मेरी वजह से बच्चों को कुछ ज्ञान मैंने दिया, अपने छोटे से ज्ञान में से मैंने बच्चों को कुछ ज्ञान दिया। यही मेरा माहौल था कि स्कूल में जब माएँ अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालती थी, मैं उन माओं को मीटिंग में बुलाती थी कि एक बार आप आइए। जी मेरे हस्बैंड फौज में है, मैंने कहा मेरे भी नेवी में है। हम माओं को थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे, हम एक माँ ये दिखाएंगे कि हमारे पति बाहर नेवी की जॉब करते, हमने अपने घर में बच्चों को संभाला है, तो आप सब दीजिए जो बच्चे को चाहिए होती। मैंने उन माओं को जो कभी घर से नहीं निकली थी, उनको घर से मैंने निकाला। एक मीटिंग हमारी होती थी, आज भी वो सब माएँ मुझसे जुड़ी हुई है, उनको मेरे से बड़ी ज्यादा हिम्मत मिली है उन माओं को। तो ये हिम्मत, अपनी हिम्मत, हम हमारे अंदर जो हिम्मत होती है भी हमें दे देनी चाहिए, ताकि वो हमसे कुछ सीख सकें। और जब एक गांव में जो एक बहू जैसे हम बन के जाते हैं ना, उसको वो उठने नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि नीचे ही रह, तू उठ, ऊपर मत उठ। जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बड़ा दबाने की कोशिश करी, बड़ी हिम्मत से मैं जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए। पता ही नहीं, बेटी आने के बाद में मेरे अंदर, जब बेटी पैदा हुई तो इतना जोश हुआ, इसके आने के बाद में हर चीज, किसी ने टोका कि तू स्कूल नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, मैं करती गई, मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो ये सब शायद बेटी की बदौलत मेरी लाइफ चेंज हुई है। ठीक, और जैसा आपने कहा ना कि आप माइक पर शायद बोलना शुरू करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सेशन, अगले संवाद में जब होगा तो हम मनु विद मॉम का भी एक कर सकते हैं कि आप बहुत बढ़िया बोलिए। और जैसा मैंने कहा कि मेरे हाथ में आता है, मेरी हेजिटेशन मतलब इतना नहीं, हम मनु विद मॉम करेंगे अगले संवाद में, वो गोल्ड मेडल जीत कर आए और ये एक सेशन होगा, ये वादा हम आपसे इस मंच पर ले रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।